मुरोंग चोंग का क्यू को मारना जल्दी ही खत्म हो गया। वो इसे छोड़ने में बहुत माहिर था। उसके चेहरे पर एक सोच वाला भाव था जब उसने कहा, जब से उसने इसे लिया है सब एक जैसा है, मैं पहले विदा लेता हूँ। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति की आकृति अचानक हिली। ऐसा लगा जैसे वो टेलीपोर्ट हो गया हो और तुरंत मुरोंग चोंग के पीछे आ गया हो। फिर उसने हथेली से वार किया। मुरोंग चोंग जल्दी से मुड़ा और उसने जोर से मुक्का मारा। एक जोरदार झटके ने मुरोंग चोंग को 10 कदम पीछे धकेल दिया। उसका रंग पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। सफेद कपड़े पहने आदमी ने एक कदम पीछे हटकर कहा, नहीं। मास्क के नीचे का चेहरा थोड़ा हैरान था। उसने कहा, यह हथेली का वार एग्रीमेंट तोड़ने की कीमत है। एग्रीमेंट को एग्रीमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे तोड़ने का कोई कारण नहीं होता। मुरोंग चोंग ने सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को बेरुखी से देखा। उसने कुछ नहीं कहा और मुड़कर विशाल सवाना से गायब हो गया। चमकता वुकुई, अर्जुन देव ने चिल्लाया और एक कृपाण की रोशनी चमकी। एक दिव्य वुकुई पेड़ की टहनी से बनी कृपाण की श्वा की आवाज के साथ डाकुओं के ग्रुप की ओर उड़ी। खून बहने लगा और बुरी चीखें गूंजने लगीं। घने बैंगनी रंग की तलवार क्यों बहुत ज्यादा जालिम थी। कई डाकू अपने घोड़ों से गिर गए। वुकुई क्यों में बदल जाता है। दिव्य वुकुई पेड़ दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद ये कृपाण क्यों में बदल गया, जिससे हवा भर गई। ये हवा में नाचने लगा और डाकुओं के एक बड़े ग्रुप को आधा काट दिया। क्यों ने वुकुई को तोड़ा। अर्जुन देव ने चिल्लाया और हवा में मौजूद सेबर क्यू वापस उनके सेबर पर आ गया। ये बहुत ज्यादा घने सेबर क्यू में बदल गया। डाकुओं का लीडर समय पर पच नहीं सका और सेबर क्यू उसकी छाती में घुस गया। लीडर की मौत के साथ ही सभी डाकू तुरंत तितर बितर हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। अर्जुन देव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। डाकू सरदार की स्पेशल रिंग छीनने के बाद वो जल्दी से वहां से चला गया। अर्जुन देव डेविल सवाना से गुजरते समय जल्दी में नहीं थे। उन्होंने इस वापसी यात्रा को एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग की तरह लिया। दिन में वो ताकतवर स्पिरिट बीस्ट्स और डाकुओं को मारता था। रात में वो अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करता था। जब बाइक काफी स्पिरिट हर्ब्स इकट्ठे कर लेता तो मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करता था। अर्जुन देव की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज सुबह उन्हें अचानक अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई। ये एहसास पिछले कुछ दिनों से था, लेकिन ये बहुत हल्का था। अर्जुन देव को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। जब वे हेवनली सेबर पवेलियन के पास पहुंचे, तभी ये अजीब एहसास और गहरा हो गया। इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। क्या हेवनली सेबर पवेलियन में कुछ हुआ होगा? अर्जुन देव ने हेवनली सेबर पवेलियन की तरफ देखा। उन्हें बुरा लग रहा था। मुझे पूरी रफ्तार से भागना होगा। मैं यहां और नहीं रुक सकता, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। मेरे दिल में बेचैनी होगी, अर्जुन देव ने मन ही मन कहा। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट किया और एक बैंगनी परछाई में बदल गए। वो बड़े डेविल सवाना पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उसे डाकुओं और ताकतवर स्पिरिट बीस्ट्स मिले, लेकिन अर्जुन देव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो बस उनसे बचता रहा। 2 दिन बाद अर्जुन देव डेविल सवाना का आधा रास्ता तय कर चुके थे। वे अगले 5 दिनों में हेवनली सेबर पवेलियन पहुंचेंगे। जैसे ही अर्जुन देव रुकने और आराम करने वाले थे, अर्जुन देव को दूर से सिर्फ शॉर्ट्स पहने नंगे सीने वाले लोगों का एक ग्रुप दिखाई दिया। अर्जुन देव जमीन पर बैठ गए और एक घूंट पानी पिया। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, मुझे हैरानी है कि डाकुओं का कौन सा ग्रुप किम फैट्सो से टकरा गया। किम फैट्सो अर्जुन देव से अलग था। वो लोगों को नहीं मारता था, वो सिर्फ दौलत चाहता था। लेकिन जब वो किम फैट्सो के डाकुओं से टकराया तो उसे मौत से भी बुरा लगा। इस आदमी का कंजूसपन तब चरम पर था जब वो डाकुओं से टकराया। डाकुओं को शॉट्स के अलावा वो उन्हें और कुछ नहीं देता था। इस तरह की बेइज्जती मौत से भी बदतर थी। ऐसा सिर्फ अरुण तेजस ही कर सकता था। ठीक इसी समय हवा से एक जानी पहचानी आवाज आई। अर्जुन देव ने थोड़ा सा मुंह बनाया और शक से खड़े हो गए। उन्हें अरुण तेजस की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ऊपर देखकर उन्हें कुछ लोगों के चेहरे दिखे। वे अरुण तेजस के बॉडीगार्ड जैसे लग रहे थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। अर्जुन देव देखने के लिए पास गए। उन्होंने अपनी पानी की बोतल रखी और तेजी से आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने आखिरकार सामने लोगों को साफ देखा। उन्होंने जो देखा वो हैरान रह गए। उनके सामने जो लोग थे वे असल में अरुण तेजस के बॉडीगार्ड थे। उनकी कुल संख्या 200 थी। उन सभी ने अपने कपड़े उतार दिए थे और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए सिर्फ एक जोड़ी शॉर्ट्स छोड़ दी थी। ग्रुप में एक टूटी फूटी गाड़ी थी। अर्जुन देव ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये वही शानदार सुनहरी गाड़ी थी जिसमें वे पहले बैठे थे, लेकिन अब वो बहुत बुरी हालत में थी और पहचान में नहीं आ रही थी। गाड़ी का सुनहरा हुड पहले ही निकल गया था। सिर्फ एक चिकनी लकड़ी का पट्टा बचा हुआ था। लकड़ी के पट्टे के नीचे 2 सुनहरे पहिए थे। अगर ये सुनहरे पहिए ना होते तो अर्जुन देव की हिम्मत नहीं होती कि वो इसे उस सुनहरी गाड़ी से जोड़ पाता जिसे उन्होंने पहले देखा था। अर्जुन देव को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि अरुण तेजस ने जानवर की खाल पहनी हुई थी और वो आराम से चिकनी गाड़ी पर बैठा था। इसके अलावा गाड़ी खींचने वाले लोग असल में उसके सबॉर्डिनेट थे। कीमती घोड़े भी छीन लिए गए थे। कुछ लोग घास के मैदान पर तेजी से भाग रहे थे, जैसे वो किसी डरावनी चीज से बच रहे हो। अरुण तेजस ने जोर से कहा, क्या तुम लोग और तेज हो सकते हो? ये मोटा भगवान इतना भारी नहीं है। तुम सब मार्शल ग्रैंड मास्टर हो। सबॉर्डिनेट परेशान थे और शिकायत कर रहे थे।
यंग मास्टर, हम 2 दिन और 2 रात से दौड़ रहे हैं। अब हमें ब्रेक लेने का समय है। या इस कीमती गाड़ी को भूल जाइए। अगर आप हमारे साथ दौड़ेंगे तो आप और तेज दौड़ पाएंगे। अरुण तेजस ने गुस्से में कहा, हे मोटे बॉस, मेरे लिए ये दोनों पहिए लाना आसान नहीं था। अगर आप इन्हें ऐसे ही फेंक देंगे तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? गाड़ी के पीछे चल रहे नौकर ने अचानक कहा, यंग मास्टर, लगता है कोई हमें वहां घूर रहा है। फैट्सो ने गुस्से में कहा, लानत है, देखो मैं उसे कैसे खत्म करता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसकी चिंता नहीं करते। हमें पहले ये लानत जगह छोड़ देनी चाहिए। नौकर ने आगे कहा, लगता है वो हमारी तरफ आ रहा है। फैट्सो का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा। जब उसे वो आदमी दिखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी रुको। फैट्सो ने शॉर्ट्स और स्पिरिट बीस्ट की स्किन पहनी हुई थी। वो एक जंगली आदमी जैसा लग रहा था। वो तेजी से अर्जुन देव के पास दौड़ा और बोला, मास्टर जी आओ, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ मत कहो, बस इस फैट ब्रदर को पहले कुछ कपड़े दो। अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि फैट्सो की बुरी हालत देखकर हंसे या रोएं। उनके दिमाग में पिछले जन्म की एक मशहूर कहावत आई, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ती है। अर्जुन देव के पास यूनिवर्स रिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े थे, लेकिन फैट्सो का शरीर बहुत मोटा था। अर्जुन देव उन्हें पहन नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उन्हें सिर्फ अपने शरीर पर लपेटा। हालांकि वो अभी भी बुरी हालत में था, लेकिन ये जानवर की खाल पहनने से कहीं बेहतर था। अरुण तेजस ने अर्जुन देव की दी हुई पैंट पहनने की पूरी कोशिश की। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार वो इसे पहनने में कामयाब हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो आराम कर पाता, एक धमाका हुआ। फैट्सो की चर्बी से उसकी पैंट फट गई और कपड़े की पट्टियों में बदल गई। अरुण तेजस के चेहरे पर बेबस भाव थे। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस थोड़ा सा ठीक हो सका और शर्मिंदगी से अर्जुन देव से कहा, अरे क्या मास्टर जियाओ मुझे कुछ और स्पिरिट स्टोन्स दे सकते हैं? अर्जुन देव शर्म से लाल हो गए। क्या सच में आपके साथ लूट हुई? फैट्सो ने कंधे उचकाए और कहा, क्या ये साफ नहीं है? स्पेशल रिंग और ताबूत के ढक्कन के अलावा मेरे पास सिर्फ 2 सुनहरे पहिए हैं। दुनिया के मामले अनप्रेडिक्टेबल थे। जिंदगी हमेशा इतनी अनएक्सपेक्टेड थी। अर्जुन देव मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ये सोचकर कि फैट्सो का अंत ऐसा होगा, वो बस इतना ही कह सकते थे कि आसमान की भी आंखें हैं। अर्जुन देव ने 1000 इंफीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन और 10,000 गोल्ड टेल्स निकालकर अरुण तेजस को दे दिए। उन्होंने कहा, आखिर हुआ क्या? अपनी ताकत से भले ही तुम उसे हरा नहीं सकते थे, तुम्हें भागना चाहिए था। हालांकि फैट्सो की ताकत औसत थी, लेकिन उसके पास कई अच्छी चीजें थीं। उसने जो चमकदार अंगूठियां और हार पहने थे, वे आम गहने नहीं थे। वे सभी सही सलामत सीक्रेट खजाने थे। ये कहा जा सकता है कि अगर अर्जुन देव और फैट्सो दोनों किसी पीक मार्शल किंग से मिलते तो जो आसानी से पीछे हट सकता था वो फैट्सो ही होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आदमी के पास बहुत सारे तुरुप के पत्ते थे। नहीं तो वो इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता। उसके दिल में बहुत कॉन्फिडेंस था। अगर उसे लोहे की प्लेट नहीं मिली होती तो उसकी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। अर्जुन देव इस लोहे की प्लेट के बारे में बहुत उत्सुक थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे निडर फैट्सो को इतना बड़ा नुकसान हुआ? अरुण तेजस ने स्पिरिट स्टोन्स और गोल्ड टेल्स मिले और उन्होंने कहा, थैंक यू, ये मोटा भाई इस एहसान को याद रखेगा। और कुछ मत पूछो। शॉर्ट में डेविल सवाना में ज्यादा बेरहम मत बनो। मुझे किसी ने धोखा दिया है, मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा। फैट्सो के बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया। उसने अपने कंधों पर एक खुला रोप डाला और फटी हुई पैंट पहनी। फिर वो वापस खाली गाड़ी पर कूद पड़ा। पहले की तरह उसने हाथ हिलाया और कहा, चलो चलते हैं। उनके कुछ कर्मचारियों के चेहरे पर उलझन थी जब वे फटी हुई गाड़ी को खींच रहे थे और धीरे धीरे अर्जुन देव की नजरों से ओझल हो गए। अगले 2 दिनों में अर्जुन देव के दिल में बेचैनी और भी साफ हो गई। लेकिन फैट्सो के साथ जो हुआ उसकी वजह से अर्जुन देव ज्यादा सावधान हो गए। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को 2 किलोमीटर के दायरे में ही रखा। इससे उनकी रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन सावधान रहने में कोई बुराई नहीं थी। अर्जुन देव नहीं चाहते थे कि फैट्सो जैसा बुरा अनुभव उनके साथ भी हो। इस खास दिन जब अर्जुन देव बड़े सवाना में घूम रहे थे तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस भेजी। 2 किलोमीटर के दायरे में एक भी आवाज नहीं थी। वहां बहुत शांति थी। जब अर्जुन देव ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को बढ़ाया तो उन्हें वे स्पिरिट बीस्ट्स भी नहीं दिखे जिन्हें वे आम तौर पर देखते थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। अर्जुन देव ने थोड़ा सा मुंह बनाया और चलना बंद कर दिया। उन्होंने शक से कहा, क्या हो रहा है? मुझे एक भी स्पिरिट बीस्ट नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि हवा बहना बंद हो गई है। कुछ अजीब है। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने अब अपनी स्पिरिचुअल सेंस को हेलो के रूप में बाहर नहीं भेजा। इसके बजाय उन्होंने इसे एक पतली लाइन में इकट्ठा किया और बाहर निकाल दिया। अर्जुन देव की स्पिरिचुअल सेंस एक पतली लाइन में बदल गई जिसे वे 10 किलोमीटर तक फैला सकते थे। आखिर में उन्हें कुछ और पता चला कि अंत में अर्जुन देव की दिशा में एक काली बाड़ आ गई। ये घुड़सवारों के एक समूह से बनी थी।
मोटे तौर पर गिनती करने पर पता चला कि उनकी संख्या कम से कम 1000 थी। हजारों काले घुड़सवार एक साथ इकट्ठे हुए, जिससे विनाशक आभा फैल रही थी। दूर से ही अर्जुन देव की स्पिरिचुअल सेंस पर बहुत अधिक दबाव महसूस हुआ। अर्जुन देव ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस वापस ले ली और उनके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उन्होंने बुड़बुड़ाया, अरुण तेजस, क्या वो इन लोगों के ग्रुप के हाथों मारा गया होगा? मैं पहले रास्ता बदलूंगा। जैसे ही अर्जुन देव आगे बढ़ने वाले थे, उन्हें कुछ ख्याल आया। उन्होंने पहले ही अपनी स्पिरिचुअल सेंस भेज दी। आखिर में उन्हें पता चला कि वे इन डरावनी काली घुड़सवार सेना से घिरे हुए हैं। चारों ओर से घिरे अर्जुन देव आसमान की ओर देखे बिना नहीं रह सकते थे। अगर वहां कोई रास्ता होता तो वे आसानी से निकल सकते थे। लेकिन जब अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि किसी समय आसमान में भयंकर पवन गिद्धों का एक झुंड दिखाई दिया था। हर भयंकर पवन गिद्ध पर काला बैटल आर्मर पहने एक योद्धा बैठा था। अर्जुन देव अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकते थे और कड़वी मुस्कान के साथ बोले, सच में कोई रास्ता नहीं है। जमीन से कान फाड़ देने वाली सरपट दौड़ने की आवाजें आ रही थी। काले घुड़सवारों के 10 समूह सरपट दौड़ते हुए धूल का गुबार उड़ा रहे थे। काले घुड़सवारों के हर समूह में 1000 लोग थे। जब उन्हें एक साथ जोड़ा गया तो उनकी संख्या 10,000 हो गई। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो एक काला पिंड दिखा। इन 10,000 लोगों में सबसे कमजोर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर था। कम से कम 1000 मार्शल संत और उससे ज्यादा थे। 10,000 से ज्यादा लोगों की आभा एक साथ मिलकर एक लगातार खिंचाव पैदा कर रही थी। यहां तक कि हवा भी बहना बंद हो गई थी, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। ये अब डाकू नहीं थे, शायद यही महान महारान राष्ट्र की एलीट सेना की ताकत थी। आगे चल रहे 10 लोग काले घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने काले मास्क पहने थे, जिससे उनका आधा चेहरा ढका हुआ था। वे काले घोड़ों पर सवार होकर अर्जुन देव के आगे आगे चले। बीच में जो आदमी है, उसे इस ग्रुप का लीडर होना चाहिए। वो एक पीक मार्शल किंग था। अर्जुन देव को बहुत ज्यादा डर लगने के लिए बस एक नजर ही काफी थी। जब उस आदमी ने अर्जुन देव का शांत चेहरा देखा तो उसने अपने मास्क के नीचे एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसने कहा, महारंग युन पीक के अर्जुन देव है ना? क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम इस डेविल सवाना में बहुत बेरहम नहीं हो सकते? 5 लाख इंफीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन और 5000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे दो, तुम जा सकते हो। तुम्हें भविष्य में डेविल सवाना में आने की इजाजत नहीं है, लीडर ने आगे कहा। अर्जुन देव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने तुरंत कोई तरीका सोचा। ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा थी, वो इसके लिए राजी नहीं हो सके। उन्होंने उदास आवाज में कहा, अगर मैं इसे नहीं दूं तो? अर्जुन देव के जवाब से लीडर हैरान नहीं हुए। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, आपको देखना चाहिए था कि जिन बाबा बाओ के साथ क्या हुआ था। उनका शुरुआती जवाब भी आपके जैसा ही था। पता चला कि इन लोगों के ग्रुप की नजरें फैट्सो पर थीं। डेविल सवाना का पानी अर्जुन देव की सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। कोई हैरानी नहीं कि जब तीनों अमीर खानदानों ने अर्जुन देव को घेर लिया था तो वे उसे पकड़ नहीं पाए। जब लीडर ने देखा कि अर्जुन देव चुप है तो वो बुदबुदाया, तुम फैट्सो से अलग हो, तुम हद से ज्यादा नहीं गए हो। अगर तुम इसे किसी को नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। अगर तुम मेरे 3 ताड़ के वार झेल सकते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख इंफीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन और 1000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा, लेकिन तुम्हें भविष्य में डेविल सवाना में कदम रखने की इजाजत नहीं है। अर्जुन देव को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। इस आदमी ने उन्हें जो 2 ऑप्शन दिए थे उनमें से चुनना आसान नहीं था। पहले ऑप्शन से अर्जुन देव को खून बहेगा। दूसरा ऑप्शन अच्छा लगा। इसमें अर्जुन देव को न सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें स्पिरिट स्टोन्स भी मिल गए। लेकिन एक पीक मार्शल किंग से 3 पाम स्ट्राइक्स झेलना आसान नहीं था। अगर वो मरता भी नहीं तो भी वो बुरी तरह घायल हो जाता। बदकिस्मती से मामला दूसरी पार्टी के हाथ में था। अर्जुन देव के पास ज्यादा तुरुप के पत्ते नहीं थे। अगर उनका अंदाजा गलत नहीं होता तो दूसरी पार्टी को हेवनली सैबर पवेलियन के सदस्य के तौर पर उनकी पहचान की चिंता होनी चाहिए थी। इसीलिए वो कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं थे। नहीं तो वो उसके साथ इतनी बकवास नहीं कर रहे थे। अर्जुन देव का अंत भी फैट्सो जैसा होता। कुछ नहीं कहोगे? ऐसे में इसे दूसरा ऑप्शन मान लो, काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी ने बेपरवाही से कहा। उसके बोलने के ठीक बाद काले कपड़े वाला आदमी अर्जुन देव के सामने आ गया। उसने हथेली से वार किया, जिससे बहुत तेज सीटी जैसी आवाज निकली। ये आवाज पानी जैसी हवा को चीरती हुई अर्जुन देव की तरफ बढ़ी। अर्जुन देव का चेहरा गंभीर हो गया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने जल्दी से ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट घुमाया। उनकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आ रही थीं और उनके शरीर पर एक खूंखार बाघ की तस्वीर बन गई। जब अर्जुन देव ने मुक्का मारा तो वो खूंखार बाघ उनके हाथ में आ घुसा, जिसमें बहुत जोर था। अर्जुन देव ने काले कपड़े पहने आदमी के हाथ के वार का सामना किया। इस मुक्के में वो पीछे नहीं हटे। इसमें 18,000 किलोग्राम का जोर था। टक!
मुट्ठी और हथेली टकराई और जोर की आवाज आई। नंगी आंखों से दिखने वाली एक शॉक वेव चारों तरफ फैल गई, जिससे हवा में लहरें उठीं। उसके हाथ से उसके शरीर में एक बहुत बड़ी ताकत आई। अर्जुन देव को अपने अंदरूनी अंगों में हलचल महसूस हुई। उसके शरीर में की और खून तेजी से बढ़ा और गर्म खून उसके सिर तक पहुंच गया। जब काले कपड़े पहने आदमी ने अर्जुन देव की मुट्ठी का जोर महसूस किया तो वो थोड़ा हैरान हुआ। अर्जुन देव ने असल में उसकी हथेली का वार सीधे झेला और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। पीछे हटो, काले कपड़े पहने आदमी ने अपने दिल में चिल्लाया और उसकी हथेली से एक छिपी हुई ताकत निकली। एक भयानक ताकत फैली और अर्जुन देव ने मुंह भर खून उगल दिया। अर्जुन देव का शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। हुश! इससे पहले कि अर्जुन देव खुद को संभाल पाते, काले कपड़े पहने आदमी ने दूसरा हथेली का वार किया, जिससे उन्हें रिएक्ट करने का कोई समय नहीं मिला। उनका बायां हाथ ड्रैगन में बदल गया और दाहिना हाथ टाइगर में। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी बाहें क्रॉस की और ड्रैगन और टाइगर उनके शरीर में मिल गए। ये ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन का तीसरा मूव था। क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन जो 25,000 किलोग्राम का फोर्स रोक सकता था, जब काले कपड़े पहने आदमी की हथेली का वार उस पर पड़ा तो वो पहाड़ जैसा हो गया। जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आई और जमीन हिलने लगी। अर्जुन देव ने जरा भी देर नहीं की। उन्हें पता था कि ये आदमी उन पर हमला करने के लिए छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने तुरंत अपना शरीर पीछे खींचा और तेजी से पीछे हट गए। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट लगातार घूम रही थी। क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन की मुद्रा का इस्तेमाल करके वो लगातार एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक ड्रैगन और एक टाइगर की दो तस्वीरें बहुत असली लग रही थीं। ड्रैगन की दहाड़ और टाइगर की दहाड़ लगातार गूंज रही थी। काले कपड़े पहने आदमी ने अपने मास्क के नीचे से मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुम्हें मेरे 2 हाथ के वार लगे हैं, अभी एक और है, अगर तुम उसे झेल सकते हो तो तुम जा सकते हो। अर्जुन देव चुप रहे। जब काले कपड़े पहने आदमी को अपनी ओर उड़ता हुआ देखा तो वे अचानक चिल्लाए। उनके डैंटियन से ड्रैगन और टाइगर की दहाड़ आई। ये गर्जना गरज के समान थी जो आसपास गूंज रही थी। आखिर में ये इकट्ठा होकर एक तेज आभा बन गई जो 9 स्वर्गों तक पहुंच गई। शॉक वेव से आसमान में बादलों का एक बड़ा हिस्सा बिखर गया। ड्रैगन और टाइगर की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। अचानक अर्जुन देव की ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट ऐसे ही क्षण में चोटी पर पहुंच गई। वो एक ही सांस में 9 स्वर्गों में पहुंच गया और बादलों को तितर-बितर कर दिया। जब अर्जुन देव ने मुक्का मारा तो उन्होंने क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन की जमा की हुई एनर्जी का इस्तेमाल किया। ये मुक्का हवा में छेद करता हुआ लगा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ जो लगातार गूंजता रहा। लेकिन काले कपड़े पहने आदमी का तीसरा हथेली का वार पिछले 2 वारों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। भले ही उसने अपनी 70% ताकत का इस्तेमाल न किया हो, फिर भी उसने अपनी 50% ताकत का इस्तेमाल किया। टक! बड़े घास के मैदान में एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। इस आवाज की लहर से आसपास के सभी योद्धा घबरा गए। तरह तरह की आवाजें एक साथ मिल गईं और पूरा सीन मजाक से भर गया। अर्जुन देव की मुट्ठी में जो ताकत थी वो काले कपड़े पहने आदमी की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। ये पूरे 25,000 जिन की ताकत थी, जिससे वो 3 कदम पीछे हट गए। हर बार जब वो 1 कदम पीछे हटते तो जमीन पर 3 फुट गहरा निशान पड़ जाता और आसपास की जमीन हिलने लगती। शैडो कैवलरी के कई सैनिक सीधे अपने घोड़ों से गिर पड़े। अर्जुन देव की हालत और भी खराब थी। काले कपड़े पहने आदमी की आखिरी छिपी हुई ताकत बहुत ज्यादा डरावनी थी। एक पल में वो अर्जुन देव के मेरिडियंस में घुस गई और तेजी से आगे बढ़ी, जिससे उसके शरीर में एसेंस का सर्कुलेशन पूरी तरह से रुक गया। अर्जुन देव ने हवा में 3 बार खून की उल्टी की और 100 मीटर से ज्यादा फीचे फोड़कर जमीन पर गिरे। फिर उन्होंने एक और बार खून की उल्टी की। एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग और एक पीक मार्शल किंग के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। मैं यू मिंग शान को हरा सकता हूं, जो सिर्फ एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग है। हालांकि मेरे पास पीक मार्शल किंग के खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है। मेरी अभी की लड़ाई की ताकत एक पीक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग के बराबर होनी चाहिए। मैं शायद एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के खिलाफ भी टिक पाऊं। अगर मैं किसी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग से टकरा गया तो मुझे जल्दी से भागना होगा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। इन 3 हथेली के वार से उन्हें एक पीक मार्शल किंग की ताकत का बेहतर अंदाजा हो गया। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का देकर फिर से खड़े हो गए। उन्होंने अपने मुंह में खून भरने की गोली रखी और काले कपड़े पहने आदमी से कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? काले कपड़े पहने आदमी ने स्पिरिट स्टोन्स के डिब्बे बाहर फेंके और बेपरवाही से कहा, तुम्हारी ताकत से तुम मेरा नाम जानने के लायक हो, चू जुन। ये रहे 1 लाख इंफीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 1000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। इन्हें ले लो और चले जाओ। डेविल सवाना में दोबारा कभी मत आना। अर्जुन देव ने धीरे से अपने होठों के कोने से खून पोंछा।
उनके पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। चूजुन, मैं ये 3 हथेलियां याद रखूंगा, मैं भविष्य में तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। तेज बिजली गरजती है, 10,000 घोड़े सर पर दौड़ते हैं। पता ही नहीं चला कि कब भीड़ के ऊपर बहुत सारे काले बादल इकट्ठा हो गए। अर्जुन देव के चिल्लाने के बाद काले बादलों में बिजली का एक विस्फोट हुआ। एक बहुत बड़ा बिजली का भंवर बन गया। अनगिनत इलेक्ट्रिक नाइट्स भंवर से बाहर निकले। अर्जुन देव इलेक्ट्रिक नाइट्स के बीच छिप गए और तेजी से आसपास के ब्लैक नाइट्स पर हमला कर दिया। बैंग बैंग, टकराना। तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक नाइट्स चौंक गए और उन्होंने घेरे में एक गैप बना दिया। अर्जुन देव लड़ने के लिए रुके नहीं। इस गैप को तोड़ने के बाद उसने तुरंत अपने पीछे हटने को कवर करने के लिए सभी इलेक्ट्रिक नाइट्स को उड़ा दिया। उसके बाद उसने विंड वॉक शूज को एक्टिवेट किया और ब्लू ड्रैगन क्लाउड स्वेरिंग आर्ट को उसकी लिमिट तक चलाया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी स्पीड आवाज की स्पीड तक पहुंच गई। जैसे ही आसमान के दूसरे ब्लैक नाइट्स और कल्टिवेटर्स उनका पीछा करने वाले थे, चूजुन ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। बगल में खड़े काले कपड़े पहने नकाबवास्त आदमी ने कहा, कमांडर चू, आपने उसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? चूजुन ने बेपरवाही से कहा, रोकना? रोकने का क्या मतलब है? मार डालना? क्या तुम्हें डर नहीं है कि डिवाइन सेबर कैंप उसे फिर से घेर लेगा? ऐसा जीनियस कुछ सालों पहले के मुरोंग चोंग जैसा है। वो पक्का ऐसा इंसान है जिसे हेवनली सेबर पैविलियन पालने पोसने पर फोकस करेगा। अगर हम उसे मार देंगे तो वो पक्का बदला लेंगे। एक बैंगनी रोशनी टिमटिमाई और अर्जुन देव बैंगनी धुंधलेपन में बदल गए। उन्होंने बिना परवाह किए अपना एसेंस खर्च कर दिया। उन्होंने विंड वॉक शूज को पूरी पावर पर एक्टिवेट किया और रुकने से पहले 4 घंटे तक उड़ते रहे। इधर उधर देखने के बाद अर्जुन देव का पीला चेहरा कुछ उदास सा हो गया। जब वो भाग रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया कि वो हेवनली सेबर पैविलियन के उल्टी दिशा में भाग रहा था। कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे पहले अपनी चोटों का इलाज करना चाहिए। उस इंसान की अंदर की एनर्जी बहुत तेज है। अगर मैं उसे ज्यादा समय तक अपने शरीर में रहने दूंगा तो वो जरूर कुछ छिपी हुई चोटें छोड़ जाएगी। अर्जुन देव ने एक सुनसान जगह मिली और उन्होंने एक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना एसेंस वापस पाना शुरू किया। बाई ने आज्ञा मानते हुए स्पिरिट ब्लड जेट से छलांग लगाई और अर्जुन देव के पास पहरा देने लगा। इससे उसे आसपास घूम रहे खतरनाक स्पिरिट बीस्ट्स को भगाने में मदद मिली, जिससे अर्जुन देव अपना एसेंस वापस पाने पर ध्यान दे सका। मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन में मौजूद बहुत सारा एसेंस तेजी से अर्जुन देव के शरीर में चला गया। पिछली भागदौड़ में उसने बहुत सारा एसेंस खत्म कर दिया था। उसका एसेंस अभी तक अपने पीक पर नहीं पहुंचा था, इसलिए वो अपनी चोटों का इलाज करने के लिए इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सका। इसलिए अपनी चोटों का इलाज करने के लिए उन्हें पहले अपना सारा एसेंस रिकवर करना पड़ा। शुरुआत में अर्जुन देव को एक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी रात लग गई थी। अब उसे एक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ 4 घंटे चाहिए थे। इस बार उसकी चोटों की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन स्पीड नॉर्मल से धीमी थी। 8 घंटे बाद अर्जुन देव ने आखिरकार अपना एसेंस रिकवर कर लिया। उन्होंने ध्यान से उस छिपी हुई एनर्जी को निकालना शुरू किया जो काले कपड़े वाले आदमी ने उनके मेरिडियन में छोड़ी थी। साधकों के लिए मेरिडियन का महत्व तो जाहिर है। अर्जुन देव जबरदस्ती करने के बजाय ज्यादा परेशानी उठाना और ज्यादा समय लगाना पसंद करते थे। इस सफाई के प्रोसेस में 6 घंटे लगे। आखिर में काले कपड़े वाले आदमी के शरीर में बची हुई छिपी हुई एनर्जी पूरी तरह निकल गई। अर्जुन देव को तुरंत बहुत आराम महसूस हुआ। जब उन्होंने ऊपर देखा तो आसमान में पहले से ही अंधेरा हो गया था। अर्जुन देव ने रात में यात्रा करने का निर्णय लिया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने चांदी के युद्धपोत को इस्तेमाल करने का विचार छोड़ दिया। चांदी का युद्धपोत बहुत आकर्षक था। इससे उनकी पहचान आसानी से सामने आ जाती। व्हाइट वाटर सिटी में कई लोगों ने उसे इसका इस्तेमाल करते हुए देखा था। अगर उन्हें पता चल गया तो ये परेशानी होगी। अमीर परिवारों ने उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ा था। इस बार उसने रास्ते में हर शहर में उसके वांटेड पोस्टर देखे थे। ज्यादा देर आराम किए बिना अर्जुन देव ने दिशा देखी और फिर से चलना शुरू कर दिया। बाई अर्जुन देव के पीछे चला। उसकी स्पीड अर्जुन देव से ज्यादा धीमी नहीं थी। इसके बाद अर्जुन देव को रास्ते में किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। विंड वॉक शूज एक्टिवेट होने के बाद जिस सफर में 5 दिन लगते, उसे पूरा होने में सिर्फ 3 दिन लगे। जब अर्जुन देव ने लिंगविन माउंटेन रेंज को अपने सपने में देखा तो उनके दिल की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। जरूर किसी ऐसे इंसान के साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वो परवाह करते हैं, नहीं तो उन्हें इतनी गहरी फीलिंग आती। हेवनली सेबर पैविलियन, बियॉन्ड पीक, सॉन्ग की का बेडरूम। तेज कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। दरवाजा जोर से खुला। कन्हैया मेहरा ने बेचैनी से कहा, पिताजी, मुझे खबर मिली है कि अर्जुन देव 4 घंटे में हेवनली सेबर पैविलियन पहुंचेंगे। बिस्तर पर सॉन्ग की, जिसका सिर्फ एक हाथ बचा था, ने अपनी आंखें खोली। जब उसने कहा, फ्लाइंग स्नो मैनर के हत्यारों को बताने के लिए किसी को भेजो, उसके बाद उससे परेशान मत होना।
जब तक वो हेवनली सेबर पैविलियन के बाहर मरता है तब तक इसका हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। जब सॉन्ग की को खबर मिली कि अर्जुन देव ने यू मिंगशान को मार दिया है तो वो बहुत हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव एक इन्फीरियर ग्रेड मार्शल किंग को मार पाएगा। इसके अलावा ये बहुत सावधान यू मिंगशान था। इससे सॉन्ग क्यू को खतरा महसूस हुआ। इस बदमाश की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर अर्जुन देव मार्शल किंग बन जाते तो उनकी जान को खतरा हो जाता। ये बात अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी क्योंकि अब उनका सिर्फ एक हाथ बचा था। इसलिए अर्जुन देव के मैच्योर होने से पहले ही उसे मारना पड़ा, नहीं तो भविष्य में कोई कदम उठाना और भी मुश्किल हो जाता। पहाड़ की चोटी पर जाते हुए अर्जुन देव ने लिंग्युन पर्वत की ऊंची चोटियों को देखा। अचानक वो रुक गए। उन्हें एक कमजोर सा मारने का इरादा महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस को बाहर निकाला और सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे 4 इन्फीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स को ढूंढ निकाला। अर्जुन देव ने थोड़ा सा मुंह बनाया और अपना दाहिना हाथ लूनर शैडो सेबर के हैंडल पर रख दिया। अर्जुन देव ने बेरुखी से कहा, वे असल में फ्लाइंग स्नो मैनर के लोग हैं। कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने लिंग्युन माउंटेन रेंज के नीचे जाने की हिम्मत की। इस समय अर्जुन देव बहुत गुस्से में थे। उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। वे मामले की सच्चाई जानने के लिए बेचैन थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहां उन पर जानलेवा हमला होगा। क्यों के अलावा कोई और नहीं था जो उसके बारे में ठीक से जान सके। अलावा इसके वे उसे मारने के लिए एक मार्शल किंग को हायर करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते थे। अरे यार, मुझे इस आदमी को मारने का कोई मौका ढूंढना होगा, नहीं तो इस मुसीबत का कोई अंत नहीं होगा, अर्जुन देव ने ठंडे मन से सोचा। जब चारों छिपे हुए लोगों ने अर्जुन देव को अचानक रुकते देखा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवारें निकाल लीं। ची ची घनी तलवार क्यू की 4 लड़ियां उनके सामने झाड़ियों को चीरती हुई अर्जुन देव की ओर बढ़ीं। एक इन्फीरियर ग्रेड मार्शल किंग की तलवार क्यू और एक मार्शल सेंट की तलवार क्यू में क्वालिटी का फर्क होता है। अर्जुन देव के शरीर में एसेंस भर जाने के कारण इसे रोकना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अर्जुन देव ने बचने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने जल्दी से अपने दाहिने हाथ से अपनी कृपाण निकाल ली। चमकता वू कुई, एक बैंगनी रंग की कृपाण की लाइट चमकी। अर्जुन देव की कृपाण हवा में 4 बार वाइब्रेट हुई। 4 दिव्य वूकुई पेड़ की टहनियां घनी कृपाण क्यू में बदल गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के हमले का स्वागत किया। डैंग डैंग, धिक्कार है। जब कृपाण क्यू और तलवार क्यू टकराए तो वे हवा में गूंजे, जिससे मधुर धमाके हुए। चारों हत्यारे भूत की तरह आगे बढ़े। हर कोई अलग अलग दिशा से अर्जुन देव की ओर बढ़ रहा था। वे चारों पहले से ही इन्फीरियर ग्रेड मार्शल किंग थे। उनकी स्पीड आवाज की स्पीड तक पहुंच गई। वे चुपचाप हवा में मिल गए। पर्पल थंडर ट्रू फायर शूट। अर्जुन देव की दाहिनी आंख में तेज बैंगनी लौ लगातार जलने लगी। लौ तेजी से बैंगनी रोशनी में बदल गई। ये उनकी दाहिनी आंख में फैल गई और पर्पल तीर में बदल गई। तीर बिजली की रफ्तार से निकला। यह आवाज से भी तेज था। एक पल में ये सामने वाले हत्यारे के सीने में घुस गया और उल्का पिंड की तरह दूर उड़ गया। इस समय जब 4 शुरुआती चरण के इन्फीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स उसके चारों ओर हैं, तो अगर अर्जुन देव अभी भी अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे बहुत बेवकूफ होंगे। बैंग बैंग बैंग। अर्जुन देव की छाती पर लगा जेड पेंडेंट तुरंत एक्टिव हो गया। बाकी 3 इन्फीरियर ग्रेड मार्शल सेंट्स ने सोचा कि वे इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन देव पर हमला कर सकते हैं। हालांकि वे सभी बैरियर से पीछे हट गए। बैरियर से एक बहुत बड़ी ताकत आई और उन पर वापस आकर उन्हें पीछे धकेल दिया। उन तीनों ने अपने हमलों में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनमें से लगभग सभी को पीछे धकेल दिया गया। उनके शरीर में मौजूद एसेंस अस्त व्यस्त हो गया और वे हैरान रह गए। ये जितना लंबा चलेगा मुझे उतना ही नुकसान होगा, अर्जुन देव ने तुरंत मन में सोचा। मेरे पास बस कुछ ही तुरुप के हथियार हैं, अगर वे मेरी असलियत देख लेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। वू कुई ने स्वर्ग हिला दिया। अर्जुन देव जोर से दहाड़े और हवा में उछले। पुराना दिव्य वूकुई पेड़ कहीं से प्रकट हो गया, पीछे हट रहे एक मार्शल सेंट पर प्रेशर डालते हुए। उसमें एक धरती हिला देने वाली आभा थी। धमाका धमाका, टकराव। इस लीथल चाल में बहुत तेज बिजली थी। पीछे हट रहे मार्शल किंग के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। दिव्य वूकुई पेड़ की ताकत ने उस पर वार किया और उसने मुंह भर खून उगल दिया। फिर वे वापस उड़ गया। लगातार 2 जोरदार वार झेलने के बाद अर्जुन देव कुछ देर तक लड़ नहीं पाए। वे मुड़े और अपने पीछे खड़े 2 हत्यारों का सामना किया। उनके पैरों के नीचे बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी और कहीं से एक अजीब बैंगनी फूल की कली निकल आई जो अर्जुन देव के शरीर के चारों ओर लिपट गई। दोनों की तलवारें फूल की कली पर लगीं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये देखकर वे जल्दी से पीछे हट गए। वो कोई फूल। अर्जुन देव ने फूल की कली के अंदर से चिल्लाया और पर्पल फूल की कली अचानक खिल गई। एक पल बाद पंखुड़ियां हवा में नाचने लगीं, जिससे चमकदार वो कोई फूल बन गया।
अर्जुन देव की आकृति हवा में जलवा उठी। वे आसमान में फैली पंखुड़ियों के ऊपर से कूदे और उन्होंने कृपाण से वार किया। जैसे ही अर्जुन देव पंखुड़ियों के बीच से गुजरा, पंखुड़ियों से रोशनी की असंख्य धाराएं गिरने लगीं। उसकी स्पीड तुरंत अपने पीक पर पहुंच गई, जो आवाज से 2 गुनी थी। पूछी। अर्जुन देव, जो आवाज से 2 गुनी स्पीड पर पहुंच चुके थे, ने उम्मीद के मुताबिक एक हत्यारे को चाकू मार दिया। ये स्पीड ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वे बिल्कुल भी रिएक्ट कर सकें। वो कोई स्वर्ग को सपोर्ट कर रहा है। अर्जुन देव जोर से चिल्लाए और हवा में भरी पंखुड़ियां हत्यारे के घाव में बह गईं। हत्यारे का शरीर तुरंत 200 मीटर पीछे उड़ गया। अगले ही पल हत्यारे की छाती से एक ऊंचा पेड़ निकला और उसे मजबूती से दबा दिया। जब अर्जुन देव ने अपनी चाल चली तो बाकी हत्यारे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर अपनी तलवार से वार कर दिया। अर्जुन देव ने अपने सारे तुरुप के पत्ते पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी अपनी चाल पूरी की थी। उनके पास इस हमले से बचने का कोई तरीका नहीं था। वो बस अपने शरीर को थोड़ा सा झुका सकते थे, एक जरूरी जगह से बचकर। अर्जुन देव की छाती से तुरंत खून बहने लगा। घाव अर्जुन देव के दिल से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर था। अगर ये थोड़ा और पास होता तो वो तुरंत मर जाता। तेज दर्द फैल गया। जिंदगी और मौत के नाजुक पल में अर्जुन देव अचानक शांत हो गए। बहुत ज्यादा दर्द सहते हुए अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ से तलवार पकड़ ली। जब वो दूसरे पक्ष को छुरा घोंपने से रोक रहे थे तो उनकी हथेली से लगातार खून बह रहा था। उसी समय उनके दाहिने हाथ में मौजूद लूनर शैडो सेबर ने हत्यारे की छाती पर वार किया। दूसरे पक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया। उसकी आंखों में एक ठंडा जानलेवा इरादा चमक रहा था। उसने एक हाथ से अपनी तलवार पकड़ी और दोनों हाथों से उसे थामे रखा। अचानक अर्जुन देव को तलवार से एक तेज एसेंस निकलता हुआ महसूस हुआ। जब तक एसेंस तलवार के जरिए उनके शरीर में जाता, वो तुरंत उनके दिल को कुचल देता। ऐसा इसलिए था क्योंकि घाव उनके दिल के बहुत पास था। अचानक दूसरे पक्ष ने उसके साथ मरने का फैसला किया। फ्लाइंग स्नो मैनर के हत्यारे बहुत ज्यादा पक्के इरादे वाले थे। जैसे ही अर्जुन देव निराश होने वाले थे, एक हल्की हवा चली, एक चमकी और हत्यारे का सिर उड़ गया। तलवार पर उभरता हुआ एसेंस तुरंत कट गया। उस व्यक्ति का बिना सिर वाला शरीर भारी होकर जमीन पर गिर गया। जब अर्जुन देव ने उस व्यक्ति को देखा जिसने 2 बुरी तरह घायल मार्शल राजाओं को मारने में उनकी मदद की थी, तो उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की थी वो असल में मुरोंग चोंग था, जिसकी उनसे बनती नहीं थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि मुरोंग चोंग यहाँ आया। जब उसे पता चला कि टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर अर्जुन देव ले गया है तो वो दूर से ही उसका पीछा कर रहा था। जब मुरोंग चोंग ने अर्जुन देव को धीरे धीरे अपनी छाती से तलवार निकालते देखा तो उसने बेपरवाही से कहा, अपनी जान रखो, मैं 15 तारीख को खुद इसे लेने आऊंगा। अर्जुन देव ने अपने घाव पर थोड़ा मरहम लगाया और पट्टी बांधी। फिर उसने मुरोंग चोंग को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में शक था। आखिर हो क्या रहा है? 15 तारीख को क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जो बात मैं महसूस कर रहा हूं उसका उससे कोई लेना देना हो? लिंग्यून माउंटेन रेंज के नीचे अर्जुन देव ने हेवनली सेबर पेविलियन के गार्ड से अपनी पहचान वेरीफाई की। फिर वो तेजी से महारंग्यून पीक की ओर दौड़े। अर्जुन देव के पास अपनी छाती के घाव का इलाज करने का भी समय नहीं था। उन्होंने बस थोड़ा मरहम लगाया और पट्टी बांधी। इससे पहले कि वे कुछ दूर जाते, उन्हें अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। लेकिन उसके दिल में बेचैनी और बढ़ गई। अर्जुन देव को यकीन था कि महारंग्यून पीक पर उसके किसी खास के साथ कुछ हुआ है। अर्जुन देव वापस आ गए हैं। देखो, ये सच में अर्जुन देव हैं। ब्लैक ड्रैगन नदी पर ब्लैक टूना वेल और अनुभवी विशेषज्ञ यू मिंग सान को मार डाला। अब शीहे प्रांत में हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। शीहे प्रांत में महेंद्र रावल के साथ भी मुकाबला बराबरी पर खत्म किया। मशहूर महेंद्र रावल के साथ मुकाबला बराबरी पर खत्म करने की वजह से उनका नाम पूरे शीहे प्रांत में फैल गया। महारंग्यून पीक पर इतनी बड़ी बात हो गई है, अब उसे पहले ही मुरोंग चोंग का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी और मौत के मैच में उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुरोंग चोंग 1 साल पहले ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट था। अब उसके टैलेंट के साथ उसके लिए एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग को मारना आसान होगा। अगर अर्जुन देव उससे लड़ता तो उसके जीतने के चांस बहुत कम थे। आसपास की बातें अर्जुन देव के कानों में पड़ीं। इससे उनका परेशान चेहरा और भी भद्दा हो गया। ललिता, प्लीज उसे कुछ मत होने देना। अर्जुन देव ने सीने में दर्द सहा और महारंग्यून चोटी की ओर दौड़े। उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत ललिता के कमरे की ओर चल दिए। महारंग्यून पीक पहले जैसा ही था। ठंडी हवा और साफ पानी था। बहुत कम लोग थे। बहुत शांति थी। रास्ते में अर्जुन देव किसी से नहीं मिले। जब वे ललिता के आंगन में पहुंचे तो अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जांच करने के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दर्द से अपने चेहरे पर आए तनाव को धीरे धीरे कम कर लिया। डोंग डोंग डोंग।
आंगन के बाहर से कदमों की आवाज आई। अर्जुन देव ने जल्दी से ऊपर देखा और देखा कि सुमेर वर्मा परेशान होकर बाहर जा रहा है। सुमेर वर्मा ने सिर उठाया और आंगन के सामने अर्जुन देव को देखा तो उसने तुरंत खुशी से कहा, अर्जुन देव, आप कब लौटे? अर्जुन देव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो कुछ देर पहले ही आया हूं। फिर उसने जांचते हुए पूछा, बड़ी बहन रुइयोपिए, क्या आप ठीक हैं? जब सुमेर वर्मा ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत दुखी हो गया। वो फिर से परेशान हो गया। उसने आह भरी और कहा, पहले अंदर मत जाओ, चलो चलते चलते बात करते हैं। मेरी बड़ी बहन मार्शल किंग तक नहीं पहुंच पाई। उसके मेरिडन कट गए और वो अपाहिज हो गई। रास्ते में सुमेर वर्मा ने शांति से कुछ ऐसा कहा जिस पर अर्जुन देव को यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि अर्जुन देव को पहले से ही अंदाजा था कि ललिता के साथ कुछ होगा, लेकिन कोई पुख्ता खबर मिलने से पहले ही वो हमेशा उम्मीद बनाए रखते थे। उसके मेरिडन कट गए और वो अपाहिज हो गई। ललिता ऐसे नतीजे को कैसे मान सकती थी? अर्जुन देव ललिता की भावनाओं को सोचकर ही समझ सकते थे। अर्जुन देव ने जल्दी से पूछा, क्या हो रहा है? उसकी साधना पहले से ही मार्शल किंग के बहुत करीब है। उसने जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश क्यों की? क्या वो कुदरत को अपने तरीके से चलने नहीं दे सकती थी? मार्शल सेंट से मार्शल किंग बनना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल था, खासकर 25 साल की उम्र से पहले आगे बढ़ना। इसमें जो मुश्किलें आती थीं वो एक रेगुलर साधक से कई गुना ज्यादा थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुराने जमाने के सभी ताकतवर साधकों में एक बात कॉमन थी, वे सभी 25 साल की उम्र से पहले ही मार्शल किंग बन गए थे। दूसरी तरफ अगर कोई 25 साल की उम्र से पहले मार्शल किंग बन जाता है तो वो कम से कम मार्शल मोनार्क तो बन ही जाएगा। ललिता की टैलेंट की वजह से वो 24 साल की उम्र से पहले ही मार्शल किंग के बहुत करीब थी। ये पक्का था कि वो 25 साल की उम्र से पहले मार्शल किंग बन जाएगी। अगर कुछ खास नहीं था तो जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। जबरदस्ती आगे बढ़ने और अपने आप सफल होने के बीच खतरे का फर्क जमीन और आसमान जैसा था। मार्शल किंग के बहुत करीब होने का मतलब ये नहीं था कि अगर कोई जबरदस्ती आगे बढ़े तो उसे सफलता मिल जाएगी। खतरा बिल्कुल कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सही समय आने से पहले रिस्क नहीं बदलेगा। सुमेर वर्मा ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको याद है जब वो सब स्पेस से बाहर आई थी और अचानक बंद कमरे में साधना करने चली गई थी? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, बेशक मुझे याद है, तभी उसने आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। सुमेर वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, हमारे जाने के कुछ समय बाद मुरोंग चोंग ने एल्डर्स असेंबली में पीक मास्टर कंटेंशन बैटल के बारे में बताया। मेरी बहन को यह खबर पहले ही मिल गई होगी। उसे मुरोंग चोंग को हराने का पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने रिस्क लेने और जबरदस्ती मार्शल किंग तक पहुंचने का फैसला किया। अपनी जान बचाओ, मैं 15 तारीख को आकर ले जाऊंगा। अर्जुन देव ने मुरोंग चोंग की बातें याद की और पूछा, पीक मास्टर कंटेंशन बैटल क्या है, मुझे डिटेल में बताओ। सुमेर वर्मा ने समझाया, पीक मास्टर कंटेंशन बैटल हेवनली सेबर पवेलियन की तरफ से विंड क्लाउड लिस्ट के टॉप 10 को दिया जाने वाला एक खास मौका था। उन्हें अपनी जिंदगी में एक बार पीक मास्टर को चैलेंज करने का मौका मिलता था। अगर वे कामयाब हो जाते तो वे उस पीक के पीक मास्टर बन जाते। पीक मास्टर कंटेंशन बैटल से पहले दोनों पार्टियों को एक जिंदगी और मौत के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होता था। पीक मास्टर पोजीशन के लिए दोनों पार्टियां पीछे नहीं हट सकती थीं, इसलिए एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद जिंदगी और मौत किस्मत पर निर्भर करती थी। ये नियम हेवनली सेबर पवेलियन की स्थापना के समय से ही था। पूरे इतिहास में केवल 10 लोग ही पीक मास्टर पद को चुनौती देने में सफल हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पीक मास्टर कम से कम एक पीक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग था। जब तक वे डेविल जीनियस ना हो, बहुत कम शिष्य उन्हें सफलतापूर्वक चुनौती दे सकते थे। सिर्फ ललिता ही एक अपवाद थीं। अपने पिता के खास हालात की वजह से उन्हें पीक मास्टर का पद जल्दी मिल गया। सुमेर वर्मा ने कहा, यही वजह है कि मेरी बड़ी बहन भी इतनी मेहनत से खेती करती है। पिछले कुछ सालों में मेरी बड़ी बहन को कुल 3 चैलेंज मिले और उसने उन सभी को हरा दिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मुरोंग चोंग उसे चैलेंज करेगा। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या मुरोंग चोंग बहुत ताकतवर है? ललिता की ताकत के साथ क्या वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती? सुमेर वर्मा ने उदास होकर कहा, वो बहुत ताकतवर है। 3 साल पहले जब उसने महारांगीन पीक छोड़ा था तो वो मेरी बड़ी बहन से सिर्फ एक चाल से हारा था। 3 साल बाद मेरी बड़ी बहन को अब जीतने का भरोसा नहीं रहा। अर्जुन देव ने शक से कहा, अगर बड़ी बहन रियू घायल हो जाती है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुरोंग चोंग जीत जाएगा? सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव की तरफ देखा और कहा, नहीं, परंपरा के अनुसार जब गुरु घायल होते हैं तो शिष्य उनकी जगह ले लेता है, इसलिए महारांग्यून पीक की रक्षा का काम आपको सौंपा जाएगा।
जब अर्जुन देव ने ये सुना तो वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्हें हैरानी नहीं हुई। आखिरकार उन्हें समझ आया कि उन्हें देखकर उन शिष्यों का इतना बड़ा रिएक्शन क्यों हुआ। लेकिन सच कहूं तो अर्जुन देव को मुरोंग चोंग के खिलाफ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। जब उन्होंने पहाड़ के नीचे क्लियर विंड चॉप किया तो ये साफ था कि उनमें सुधार हुआ है। हवा की हालत के बारे में उनकी समझ ने अर्जुन देव को पूरी तरह से धोखा दे दिया था। अर्जुन देव उठे और बोले, कोई बात नहीं, चलो इस बारे में नहीं सोचते। मैं पहले बड़ी बहन रियू को देखने जाता हूं। ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। पहले ललिता की चोटों को चेक करना बेहतर था। सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव को रोका और कहा, थोड़ा रुको, वो अभी सो गई है और पिछले कुछ दिनों से उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया है। पहले उसे आराम करने दो। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उनके दिल में एक ऐसा दर्द हुआ जिसे बताया नहीं जा सकता। उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया। सुमेर वर्मा के जाने के बाद अर्जुन देव ने अपनी चोटों का इलाज किया और ठीक होने के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो शांत नहीं हो सका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बर्सर्किंग क्यू डेविएशन की हालत में पहुंच सकता था। अर्जुन देव खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। वे बस उठकर खेती करना बंद करके आंगन में अकेले बैठ सकते थे। बड़े से आंगन में अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर निकाला। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्वर्ग की मर्जी से हो रहा था। जब वो डेविल सवाना में था तो उसे टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर मिला था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा पाता, उसे ललिता के मेरिडियन के कट जाने की खबर मिली। लेकिन टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर मेरिडियन को ठीक नहीं कर सकता। अगर इंसान के शरीर में 9 मुख्य मेरिडियन भी टूट गए तो भगवान दालुओं भी ठीक नहीं हो पाएंगे। सुमेर वर्मा जल्दी में चले गए थे। उन्होंने पहले इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा था। इस समय अर्जुन देव फिर से उलझ गए। शायद यही वजह थी कि वो पहले पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया था। चेन, जियाओलोंग, शेन, सन, वेयर, ललित, वर्मा, सुई, कुछ शब्द। जियाओ, अर्जुन देव, लॉन्ग, किंग, वह लॉन्ग, एस, मैं, लियू, का, वह, चेन, मैं, लियू, सु, चेन, कहने के लिए, वह। असल में वजह क्या है? अर्जुन देव ने आसमान में दूर लाल बादलों को देखा। उनका चेहरा कंफ्यूजन से भरा हुआ था। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और आह भरी। अगर मैं इसे समझ नहीं पाया तो मैं इसे अभी के लिए एक तरफ रख दूंगा। मैं इसे एक दिन समझ जाऊंगा। अगर वो इसके बारे में सोचता रहता तो उसे जवाब नहीं मिलता। अर्जुन देव का काम करने का ये आम तरीका था। लेकिन इस समय उसने खुद से कहा कि इसके बारे में मत सोचो। उसके विचार उलझे हुए थे। वो चाहे कुछ भी कर ले, शांत नहीं हो पा रहा था। अर्जुन देव का हमेशा का पक्का इरादा और शांति इस समय बेकार थी। अर्जुन देव पत्थर की टेबल पर बैठे रहे और धीरे धीरे रात होने लगी। आखिरकार अर्जुन देव से रहा नहीं गया। उन्होंने जमीन से धक्का दिया और ऊंची दीवार फांदकर ललिता के आंगन की ओर बढ़ गए। तेज चांदनी रोशनी में अर्जुन देव जल्द ही ललिता के आंगन में पहुंच गए। वो कुछ देर तक हिचकिचाए, फिर अर्जुन देव ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और अंदर आ गए। अर्जुन देव, आप कब वापस आए? जैसे ही अर्जुन देव आंगन में आए, उन्होंने देखा कि ललिता ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। आंगन में टेबल पर बैठी उसके चेहरे पर थकान थी। जब उसने अर्जुन देव को देखा तो उसके पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चांदनी ललिता के सुंदर शरीर पर चमक रही थी। उसकी व्हाइट ड्रेस और पीले चेहरे ने ललिता के शुरू में चुलबुले स्वभाव को बहुत कमजोर बना दिया था। ये पहली बार था जब अर्जुन देव ललिता को ड्रेस पहने देख रहे थे। पहले जब भी वो ललिता को देखते थे तो वो महिला किसान के कपड़े पहने होती थीं। अपने फ्लर्ट करने वाले लुक के पीछे वो एक मजबूत और पक्के इरादे वाली भावना दिखाती थीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे हरा सके। वो हमेशा जोश से भरी रहती थीं। ये अंतर इतना बड़ा था कि अर्जुन देव को इसकी आदत नहीं थी। एक पल के लिए वो यहां आने का अपना मकसद भूल गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। ललिता ने दरवाजे के बाहर अर्जुन देव को देखा। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो उठी और अर्जुन देव के पास आई। अर्जुन देव, क्या आपको चोट लगी है? अर्जुन देव ने होश संभाला और जल्दी से कहा, यह बस एक छोटी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ललिता का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो। हालांकि अब मेरी खेती नहीं है, फिर भी मेरी आंखों की रोशनी अभी भी कुछ है। मुझे देखने दो। अर्जुन देव को मन ही मन शर्म आई। वो जल्दी से पीछे हटे और बोले, मैं सच में ठीक हूं। बड़ी बहन रियू, पहले मुझे आपकी चोटें देखने दीजिए। ललिता ने अर्जुन देव की छाती पर हाथ रखा और घाव की जगह महसूस की। उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने कहा,
घाव तुम्हारे दिल से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर था। अगर ये थोड़ा और पास होता तो तुम मर जाते। ये तो बस एक छोटी सी चोट है, ये किसने किया? अर्जुन देव हल्के से मुस्कुराए। जाहिर है वो ललिता को सच नहीं बता सकते थे। उन्होंने कहा, शैतान सवाना के डाकू, लेकिन मैं हमेशा बहुत लकी रहा हूं। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। ललिता के पीछे चलते हुए अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रखा। ललिता का शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन वो जल्द ही शांत हो गई। अर्जुन देव का एसेंस उनके दाहिने हाथ से ललिता के शरीर में चला गया। अर्जुन देव के जाने से पहले एसेंस ललिता के 9 मेजर मेरिडियन से होकर गुजरा। उन्होंने राहत की सांस ली। ललिता ने मुड़कर हल्की सी मुस्कान दी। अब मैं अपाहिज हो गई हूं। भविष्य में मैं आपको मार्शल टेक्निक में गाइड नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और यूनिवर्स रिंग से टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर निकाला। उन्होंने कहा, हो सकता है ऐसा ना हो, इसे देखो। टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर। ललिता ने हैरानी से कहा, यह तुम्हें कहाँ से मिला? ये जानना जरूरी था कि साधक के मेरिडियन में लगी चोटों का इलाज करना सबसे मुश्किल होता है। आमतौर पर जब मेरिडियन खराब हो जाते हैं तो उन्हें इलाज करने से पहले लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होती है। जहां तक ललिता की बात है, कुछ बेहतरीन इममॉर्टल हर्ब्स के अलावा मेरिडियन के इलाज के लिए नॉर्मल मेडिसिनल पिल्स का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन पीक ग्रेड इममॉर्टल हर्ब्स सिर्फ मिल सकती थीं, उन्हें खोजा नहीं जा सकता था। इसीलिए सिर्फ यही चीज उसकी मदद कर सकती थी, वो था ये टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर। हालांकि टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर की रैंक ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये बहुत कम मिलता था। इसे मैच्योर होने में भी बहुत समय लगता था। कुछ ऑक्शन में भी इसे पाना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही ये दिखता, लोग इसे झपट लेते थे। इसीलिए ललिता इस बात से बहुत हैरान थी कि अर्जुन देव को ये कैसे मिला। अर्जुन देव ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, आपके 9 मेजर मेरिडियन सच में घायल नहीं हैं। इस टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर से आपके मेरिडियन 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मेरिडियन की टफनेस भी बेहतर होगी। जब ललिता को टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर मिला तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन वो तुरंत उदास हो गई। उसने कहा, मैं अभी भी 1 महीने में मुरोंग चोंग के अपॉइंटमेंट के लिए समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। आखिर में मैं अभी भी बहुत लेट हूं। अर्जुन देव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है? जब ललिता ने ये सुना तो वो थोड़ी हैरान रह गई। उसे याद आया जब वो पहली बार अर्जुन देव से मिली थी। उस समय वो उसे आसानी से हरा सकती थी, लेकिन आधे साल के छोटे से समय में ही अर्जुन देव की साधना मार्शल ग्रैंड मास्टर से मीडियल ग्रेड मार्शल सेंट तक पहुंच गई थी। उनकी लड़ाई की ताकत एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग के बराबर थी। इतने टैलेंट के साथ वो मुरोंग चोंग से कम नहीं था। बदकिस्मती से वो अभी भी बहुत धीमा था। उसके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत कम समय था। इसके अलावा उन दोनों के बीच लड़ाई कोई आम इशारा करने वाली बात नहीं थी, ये मौत की लड़ाई थी। हालांकि मुरोंग चोंग के कैरेक्टर को देखते हुए ललिता को ये बात साफ थी कि वो अपने लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा। अर्जुन देव बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। बस शांति से ठीक हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महारंग्यून पीक को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी महारंग्यून पीक का सदस्य हूं। मैं पहले विदा लूंगा, अर्जुन देव ने गंभीर भाव से कहा। अर्जुन देव के बोलने के तुरंत बाद वो मुड़ा और चला गया। जैसे ही वो आंगन से बाहर निकलने वाला था, ललिता ने धीरे से कहा, अर्जुन देव, धन्यवाद। अर्जुन देव थोड़ी देर रुके और हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और यहां से चले गए। अपने आंगन में लौटने के बाद अर्जुन देव अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए और अपनी चोटों का इलाज करने के लिए तुरंत अपना एसेंस घुमाया। इस बार उनका दिल ठहरे हुए पानी की तरह शांत था। उसमें कोई लहरें नहीं थीं। उनका दिमाग साफ था क्योंकि वो अपनी छाती पर तलवार के घाव को ठीक करने के लिए धीरे धीरे अपना एसेंस सर्कुलेट कर रहे थे। अर्जुन देव का शरीर बहुत मजबूत था। कुछ राउंड की टेम्परिंग और 7 लीफ फ्लावर की मदद से उनकी रिकवरी एबिलिटी काफी लेवल तक पहुंच गई थी। घाव उनके सीने में नहीं घुसा था। अगर अर्जुन देव को शांत होने का समय मिल जाता तो 24 घंटे से भी कम समय में वो ठीक हो जाते। 2 दिन बाद अर्जुन देव के सीने का घाव पूरी तरह ठीक हो गया था। इस दौरान सुमेर वर्मा एक बार आए। वे जेड मेडन पीक से बहुत सारी बढ़िया क्वालिटी की दवा लाए थे। अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। अर्जुन देव की चोटें असल में गंभीर नहीं थीं। उनके दिल को लगभग चोट लग ही गई थी, लेकिन फिर भी ये बाल बाल बचा। अर्जुन देव के शरीर के जरूरी हिस्सों को ज्यादा चोट नहीं आई थी। उन्हें बस कुछ समय के लिए खुद को पोषण देने के लिए अपने एसेंस का उपयोग करने की जरूरत थी। इतनी ज्यादा हीलिंग दवा की जरूरत नहीं थी। 2 दिन तक बाहर न जाने के बाद अर्जुन देव उठे और दरवाजा खोला।
ताज़ी हवा उनके चेहरे पर पड़ रही थी और सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्हें तुरंत फ्रेश और रिलैक्स महसूस हुआ। 15वीं, अभी एक हफ्ता और बाकी है। मुरोंग चोंग को मेरे ज़्यादातर ट्रम्प कार्ड पहले से ही पता है, लेकिन मुझे मुरोंग चोंग के ट्रम्प कार्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता। वो कोई सेबर टेक्निक के 3 श्योर किल मूव्स की प्रैक्टिस करनी होगी और उन्हें नए ट्रम्प कार्ड में बदलना होगा, नहीं तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं होगा। मैं रशिंग थंडर रोड्स को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं इसे ग्रुप अटैकिंग मार्शल टेक्निक से सिंगल टारगेट मार्शल टेक्निक में बदल सकता हूँ। मैं इसे ट्रम्प कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अर्जुन देव ने दूर तक फैले चमकदार और सुंदर आकाश को देखते हुए मन ही मन कहा। ये सोचने के बाद अर्जुन देव आंगन की दीवारों के ऊपर से महारंग्यून पीक के पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़े। पूरे महारंग्यून पीक पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए पीछे का बड़ा पहाड़ बहुत शांत था। ये अर्जुन देव की जरूरतों के लिए बहुत सही था। वो कोई सेबर टेक्निक के 3 मूव्स की प्रैक्टिस की। चमकता वो कोई कृपाण हवा में 9 बार चमकी। अचानक से दिव्य वुकुई पेड़ की 9 बैंगनी डालियां दिखाई दीं। डालियां बिजली की तरह हवा में बेतरतीब रूप से हिल रही थीं। वे जगह को चीरती हुई निकल गईं और अपने पीछे निशान छोड़ गईं। अर्जुन देव ने कृपाण वापस ले ली और खुशी से रुक गए। वो 3 बुनियादी मूव्स में ग्रेट परफेक्शन के करीब थे। वो पहले से ही एक ही समय में घने कृपाण क्यू की 9 धागे भेज सकते थे। मार्शल सेंट की सेबर क्यू मार्शल किंग की सेबर क्यू से कम कमजोर थी, लेकिन अर्जुन देव के पास ग्लिटरिंग वकुई थी। पेड़ की टहनी से मिली सेबर क्यू मार्शल किंग की सेबर क्यू से कम कमजोर नहीं थी। इससे ये कमी पूरी हो गई। इसके अलावा इस मूव से एसेंस बहुत कम खत्म होता था। इसे तब तक किया जा सकता था जब तक एसेंस खत्म ना हो जाए। ये सेबर क्यूई से अलग नहीं था। इस तरह कृपाण की क्वालिटी के मामले में अर्जुन देव को मुरोंग चांग पर बढ़त मिली। हालांकि ये कोई बड़ा फायदा नहीं था, लेकिन इससे उनकी जीत की संभावना बढ़ गई। 3 बेसिक मूव्स की प्रैक्टिस करने के बाद अर्जुन देव ने 3 किलिंग मूव्स की प्रैक्टिस शुरू की। वुकुई शेक्स द हेवंस, वुकुई ब्लॉसम्स और वुकुई सपोर्टिंग द हेवंस। वुकुई शेक्स द हेवंस एक अलग चाल थी। वुकुई ब्लॉसम्स और वुकुई सपोर्टिंग द हेवंस के लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने के लिए एक साथ बांधना पड़ा। 3 जानलेवा मूव्स करने के बाद अर्जुन देव ने जमीन पर गहरी खाइयों और हवा में घूमती बैंगनी बिजली को देखा। वो रुका और थोड़ी देर आराम किया। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया। वुकुई सेबर टेक्निक के मेंटल कल्टीवेशन मेथड के अनुसार 7वां मूव किया। तुरंत ही उसकी जड़ों से एक पुराना दिव्य पेड़ धीरे धीरे उगाया, लेकिन इसके बढ़ने से पहले ही इस पर एक कृपाण की रोशनी दिखाई दी जो 100 मीटर तक फैली हुई थी। अर्जुन देव के चेहरे पर ज्यादा हैरानी नहीं दिखी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने इसे बहुत जल्दी रिलीज कर दिया। टाइमिंग एसेंस के सर्कुलेशन के साथ सिंक नहीं है। फिर से वुकुई जितनी भी नहीं थी। दूसरी बार फेलियर, तीसरी बार फेलियर, चौथी बार फेलियर। अर्जुन देव को अब याद नहीं था कि वो कितनी बार फेल हुए थे, लेकिन वो निराश नहीं हुए। हर बार फेल होने पर वो अपनी फेलियर की वजह बताते और कोशिश करते रहते। वुकुई सेबर टेक्निक का किलिंग मूव पहले से ही बहुत खतरनाक था। ये एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग को मार सकता था। अर्जुन देव का मानना था कि किलिंग मूव और भी खतरनाक होगा। एक रेगुलर पीक इंफीरियर ग्रेड मार्शल किंग शायद इसे झेल न पाए, इसलिए उम्मीद थी कि इसकी प्रैक्टिस करना मुश्किल होगा। खुशकिस्मती से अर्जुन देव ऐसे इंसान थे जो अकेलापन झेल सकते थे। बार बार फेल होने से उन्हें फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं हुई। ची दिव्य वुकुई पेड़ पहले ही लगभग पूरी तरह से बढ़ चुका था। हालांकि कृपाण पर लगी रोशनी अभी भी समय से पहले जल रही थी, जिससे कृपाण की रोशनी 500 मीटर लंबी हो गई थी। माथे से पसीना पोंछते हुए अर्जुन देव ने खुद को हिम्मत दी। बुरा नहीं है, बस थोड़ा और मैं सफल हो जाऊंगा, जारी रखो। वुकुई ब्रेक्स द हेवंस के रहस्यों की कुछ समझ मिल गई थी। ये मूव रहस्यमयी घटना, क्विंटेसेंशियल एनर्जी के सर्कुलेशन की स्पीड और रिलीज के समय पर फोकस था। इस मूव को करने के लिए तीनों को एक ही समय पर पूरा करना था। तथाकथित रहस्यमयी घटना स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर दिव्य वुकुई पेड़ से जुड़ी थी। बाद की 2 बातें समझना आसान था, लेकिन उन्हें करना सबसे मुश्किल था। अब तक अर्जुन देव का अपने फिनोमिना पर पूरा कंट्रोल था और वो अपनी मर्जी से अपनी क्विंटेसेंशियल क्यूवी के सर्कुलेशन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते थे। बस एक चीज जो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, वो थी रिलीज का समय। अनजाने में आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अर्जुन देव बिना किसी निराशा के अभी भी इस चाल का अभ्यास कर रहे थे। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया। अर्जुन देव चिल्लाए और पुराना दिव्य वुकुई पेड़ धीरे धीरे बनने लगा। जैसे ही दिव्य वुकुई पेड़ पूरी तरह से बना, अर्जुन देव के हाथ में लूनर शैडो सेबर अचानक अंधेरी रात में एक शानदार सेबर लाइट से जगमगा उठा। सेबर लाइट तेजी से लंबी हो गई। देखते ही देखते ये 1000 मीटर तक फैल गई। सेबर लाइट के आखिर में एक पहाड़ की दीवार थी। जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक गहरी गुफा दिखाई दी। चट्टानें लगातार नीचे गिर रही थीं। आखिरकार मैं सफल हो गया, अर्जुन देव ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। कड़ी मेहनत का फल मिलता है। आखिरकार मुझे ये मूव समझ आ गया।
इसके बाद मुझे इसमें बिजली की हालत डालने की कोशिश करनी होगी। सेबर टेक्निक में बिजली की हालत डालकर ही मैं इस मार्शल टेक्निक की ताकत बाहर निकाल पाऊंगा। आसमान में काले बादल लगातार मंडरा रहे थे। धीमी और गहरी गड़गड़ाहट लगातार हो रही थी। कभी कभी रात के आसमान में बिजली की छोटी छोटी चमकें चमकती, जिससे जमीन रोशन हो जाती। अर्जुन देव का चेहरा शांत था। उन्होंने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा और लगातार गड़गड़ाते रहे। आसमान में गड़गड़ाहट और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बीच में एक बहुत बड़ी सेना हो जो गुस्से में दौड़ रही हो और दहाड़ रही हो। पीछे के पहाड़ों में एक बहुत ज्यादा आभा गूंज रही थी। एक साफ बैंगनी एनर्जी हवा में तैर रही थी, जिससे जी जी की आवाज आ रही थी। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया। अर्जुन देव चिल्लाए और उनके सिर के ऊपर पुराना दिव्य वुकुई पेड़ तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही वुकुई पेड़ पूरी तरह से बना, अर्जुन देव का दाहिना हाथ जो कृपाण की मूठ पर था तुरंत घूम गया। पस्सी बल्फ जैसी सफेद तलवार पर रोशनी का एक चमकीला खंभा दिखाई दिया। आसमान में लगातार गड़गड़ाहट अचानक रुक गई। शांति आधे सेकंड से भी कम समय तक रही। अचानक बिजली कड़कने की आवाज आई। आसमान में काले बादलों को चीरती हुई एक डरावनी बैंगनी बिजली चमकी, जिसने अंधेरी रात के आसमान को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल दहाड़ता हुआ अजगर आसमान से नीचे उतर रहा हो। इस समय अर्जुन देव का ऑरा अपने पीक पर था। वो एक कीमती तलवार की तरह था जो म्यान से बाहर निकली हो, अपनी तेजी दिखाता हुआ आसपास फैल रहा था। वो जहां भी देखता वो हवा को चीरती हुई एक तेज तलवार की तरह था। गड़गड़ाहट। अर्जुन देव की हालत और सेबर टेक्निक आखिरकार पूरी तरह से मिल गईं। कृपाण पर रोशनी का खंभा जल्दी ही लंबा हो गया। पलक झपकने में ही 1000 मीटर आगे पहाड़ की चोटी पर रोशनी का खंभा आ गिरा। चोटी टूट गई और आसमान से पत्थर गिरने लगे। जब पत्थर रोशनी के खंभे के संपर्क में आए तो वो तुरंत धूल में बदल गए। धूल हवा के साथ बिखर गई और गायब हो गई। धिक्कार है। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान में रख ली और आसमान में गरजते बादल तुरंत गायब हो गए। बादलों की गड़गड़ाहट बंद हो गई। रात एक बार फिर शांत हो गई। सिर्फ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन देव ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, 2 दिनों में मैंने आखिरकार अपनी थंडर की हालत और वुकुई ब्रेक्स द हेवंस को मिला दिया। ये मूव मार्शल सेंट्स के लिए नफरत दिखाने के लिए काफी है। ताकत के मामले में ये एक इंफीरियर ग्रेड हेवन रैंक्ड मार्शल टेक्निक से बस बाल भर दूर है। अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गए और एक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला। उन्होंने जल्दी से अपना एसेंस वापस पा लिया। थोड़ी देर बाद खत्म हुआ एसेंस पूरी तरह से भर गया। हालांकि मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन में एसेंस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन देव ने इस स्थिति का फायदा उठाया और साधना की अवस्था में चले गए। डेंटियन में मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन में बची हुई एनर्जी को की वर्लपूल में डाल दिया। जब स्पिरिट स्टोन पूरी तरह खत्म हो गया तो की वर्लपूल थोड़ा फैल गया। इसमें जितना एसेंस हो सकता था उसकी मात्रा फिर से बढ़ गई। अर्जुन देव को उठने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने पर्पल थंडर डिवाइन मंत्र का जाप जारी रखा। उन्होंने जो एनर्जी सोखी थी उसे अपने शरीर में भर लिया और उसे अपनी साधना में बदल दिया। पर्पल थंडर डिवाइन मंत्र का एक बड़ा चक्र पूरा होने के बाद अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी पुतलियों में एक बैंगनी रोशनी चमक उठी। अर्जुन देव उठे और दूर क्षितिज की ओर देखा। एक हल्की रोशनी दिखाई दी। सुबह होने वाली थी। उन्होंने कहा, आसमान के चमकने के बाद सिर्फ 5 दिन बचे हैं। वुकुई ब्रेक्स द हेवंस अभी अभी राज्य में मिल गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 दिन बचे हैं। वुकुई सेबर टेक्निक के 8वें मूव की प्रैक्टिस करने में लगाऊंगा। बाकी दिन मैं रशिंग थंडर रोड्स को मजबूत और बदलने में लगाऊंगा। इस तरह मेरे पास 3 ट्रम्प कार्ड होंगे। वुकुई ब्रेक्स द हेवंस को थंडर स्टेट के साथ मिलाने की प्रैक्टिस जारी रखी। विशाल लिंग्यून माउंटेन रेंज चारों तरफ उठी और गिरी हुई थी। ये पता नहीं था कि ये कितने मीटर चौड़ी थी। वहां कई सुनसान पहाड़ की चोटियां थीं। एक बहुत ही सुनसान पहाड़ की चोटी पर यह पहाड़ बहुत सुनसान था। ये बंजर था और इसमें कोई पेड़ पौधे नहीं थे। चट्टानों के अलावा सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें थीं। मुरुंग चौंग पहाड़ की चोटी पर आंखें बंद करके चुपचाप खड़ा था। पहाड़ 2000 मीटर ऊंचा था। तेज हवा चलने से मुरुंग चौंग के कपड़े और बाल उड़ने लगे। श्यू। मुरुंग चौंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की गहराई में रोशनी चली गई और उसके बालों का फड़फड़ाना बंद हो गया। जब हवा उसके पास से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे वो उसके शरीर से गुजरकर हवा में मिल गई हो। हवा की हालत आखिरकार ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच गई है। मेरी स्पीड भी पहले से ही आवाज की स्पीड तक पहुंच सकती है। इसे देखते हुए मेरे पास उसकी चाल को चकमा देने का 70% चांस है। मुरुंग चौंग ने बेपरवाही से कहा। उसके बोलने के ठीक बाद उसका शरीर चमक उठा। वो हवा की दिशा में चला गया और नीचे की ओर बह गया। उसने कोई आवाज नहीं की। पलक झपकते ही वो 500 मीटर आगे निकल गया। मुरुंग चौंग का शरीर लगातार हिल रहा था। आसमान में बादल मंडराने लगे। साफ आसमान के नीचे वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। आसमान में बादल किसी अजीब ताकत से खींचे चले आ रहे थे और एक दूसरे से टकराने लगे। जैसे ही बादल टकराए 9 आसमानों से गरजने की आवाज आई। पुत्सी। मुरुंग चौंग ने गुस्से से अपनी कृपाण निकाली और बादलों से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा।
बिजली के बोल्ट के गिरने से पहले हवा का एक तेज झोंका आया। श्वा की आवाज के साथ बिजली तेज हवा में मिल गई। बिना आकार की हवा तुरंत बैंगनी हो गई और एक बैंगनी बवंडर बन गया। हवा में बिजली चमक रही थी और गरज के साथ बारिश हो रही थी। मुरोंगचोंग का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। हवा में उसकी आकृति अलौकिक और बेढंगी थी, जैसे हवा के साथ हिलता हुआ बादल। उसके पीछे बैंगनी रंग का बवंडर उसकी अलौकिक आकृति के साथ ऊपर नीचे हिल रहा था। जहां भी बवंडर गुजरा, बैंगनी बवंडर ने अनगिनत ऊंची चट्टानों को धूल में बदल दिया, जिससे हवा धूल से भर गई। जैसे ही हवा चली, धूल हर जगह उड़ने लगी, जो पीली रेत जैसी लग रही थी। बादलों का पीछा, बिजली का पीछा। हवा में अजीब तरह से घूम रहे मुरोंगचोंग चिल्लाए और बैंगनी बवंडर बदल गया। ये बहती रोशनी से टिमटिमाते हुए बैंगनी फ्लड ड्रैगन में बदल गया। फिर ये मुरोंगचोंग की कृपाण की दिशा में बढ़ा और हमला कर दिया। फ्लड ड्रैगन बहुत तेज था, लगभग आवाज की रफ्तार से भी तेज। ये बिजली, बादलों और तेज हवा से बना हुआ एक फ्लड ड्रैगन था। एक जोरदार धमाके के साथ वो एक पहाड़ की चोटी से टकराया। पहाड़ की चोटी तुरंत गिर गई और सीधे अनगिनत पाउडर में बदल गई। बादल छट रहे हैं, आसमान दिख रहा है। मुरोंगचोंग फिर चिल्लाए और जमीन पर गिरा। उसकी तलवार एक शानदार रोशनी से चमक उठी। एक पल में ये बहुत दूर तक फैल गई और आसमान में तेजी से चला गया। उमड़ते बादल तुरंत कृपाण की रोशनी से बिखर गए और सूरज तेज चमकने लगा और भी तेज हो गया। बादलों को डांटना, हवा को डांटना। मुरोंगचोंग ने भयंकर दहाड़ लगाई। ठंडी कृपाण बेकाबू होकर कांपने लगी। उसके पीछे तेज हवा चली, जिससे धूल का एक बहुत बड़ा बादल उठा। बादल आसमान में मंडरा रहे थे, लगातार 18,000 मीटर तक घूम रहे थे। तुरंत हवा चली और बादल मंडराने लगे। आसमान का रंग बदल गया। मुरोंगचोंग की आभा 9 आसमानों तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया का अकेला राजा हो। जब वो वहां खड़ा था तो वो म्यान से निकाली गई एक कीमती तलवार की तरह था। वो उससे आसमान भी भेद सकता था। जब मुरोंगचोंग ने कृपाण घुमाई तो कृपाण की ठंडी रोशनी जल उठी। एक पल में हवा रुक गई और बादल हिलना बंद हो गए। सिर्फ कृपाण की रोशनी ही चमकती रही। मुरोंगचोंग ने अपनी कलाई ढीली की और कृपाण की रोशनी तुरंत सेबर से निकल गई। ये एक उभरती हुई सेबर की में बदल गई और जमीन की ओर बढ़ी। जमीन पर तुरंत 10 मीटर चौड़ी और 30 मीटर गहरी खाई आ गई। सेबर की एक पिलर की तरह था, जो 5000 मीटर तक उड़ने के बाद रुक गया। दूर से देखने पर 5 किलोमीटर लंबी खाई का कोई अंत नहीं दिखता था। हवा और बादलों का बचा हुआ रूप घाटी में काफी देर तक बना रहा। जमीन से धूल उड़ रही थी और हवा में बेतरतीब डांस कर रही थी। धत्तेरी की। मुरोंगचोंग ने अपनी कृपाण म्यान में रखी और सीधा खड़ा हो गया। उसने सामने फैली धूल और नीचे की डरावनी खाई को देखा और उसके सख्त और कठोर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बेपरवाही से कहा, ललिता अर्जुन देव को महारंग्यून माउंटेन पीक की 9 सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताएगी। मैं उन्हें अपने असली ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ बादल की ग्रेट परफेक्शन वाली हालत और हवा और बादल के खुद बनाए 3 स्टाइल ही मेरे असली तुरुप के पत्ते हो सकते हैं। अब जब हवा की हालत भी ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच गई है तो हवा और बादल पूरी तरह से मिल गए हैं। मार्शल किंग के अंडर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। सूरज निकला और डूबा, बादल घिरे और छट गए। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। वो कोई सेबर टेक्निक का 8वां मूव सीखना अर्जुन देव की उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। इस मूव को पूरी तरह सीखने में उन्हें 3.5 दिन लगे। फिर उन्होंने इसे थंडर स्टेट के साथ मिला दिया। दूसरी ओर रशिंग थंडर रोड्स में एडजस्टमेंट करना आसान था। अर्जुन देव जब डेविल सवाना में थे तब से ही इस मूव से अच्छी तरह वाकिफ थे। अब उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल ग्रुप अटैक मार्शल टेक्निक को सिंगल टारगेट अटैक में बदला। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं थे। अर्जुन देव के लिए, जिन्होंने फ्लोइंग लाइट फ्लावर का सेवन किया था, ये मुश्किल नहीं था। डूबते सूरज को देखते हुए अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान में रखी और पहाड़ की ओर वापस जाने लगे। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट बनाया और उनका फिगर टिमटिमाया और उड़ते हुए बैंगनी रोशनी की किरण में बदल गया। आधी अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में अर्जुन देव अपने आंगन में लौट आए। उन्होंने देखा कि ललिता और बाई, जो पिछले कुछ दिनों से बाहर खेल रही थीं, उनका इंतजार कर रही थीं। अर्जुन देव हवा में उछले और जमीन पर मजबूती से उतरे। वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम सब यहाँ क्यों हो? सुमेर वर्मा मुस्कुराए और बोले, आगे बड़ी लड़ाई है, इसलिए मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। पहले मैं चला जाऊंगा। मेरी बहन तुम्हें मुरोंगचोंग के बारे में कुछ जानकारी देगी। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें कुछ मदद मिलेगी। टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर खाने के बाद ललिता का रंग पहले से ज्यादा लाल हो गया था। वो अब पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी। उसने एक बार फिर एक साधक के टाइट कपड़े पहन लिए। सुमेर वर्मा के जाने के बाद ललिता उठी और अर्जुन देव को ध्यान से देखा। उसने पाया कि उनका ऑरा 5 दिन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा तेज था। उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। मेरे साथ द्वंद्व युद्ध मैदान में चलो, ललिता ने धीरे से कहा और उसके लाल होंठ खुल गए। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और ललिता के पीछे पीछे द्वंद्व मैदान में चले गए। वे दोनों मुकाबले के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके बीच 5 मीटर की दूरी थी। ललिता ने कहा, मुरोंगचोंग ने महारंग्यून पीक छोड़ने से पहले वो बस मुझसे थोड़ा ही कमजोर था।
अब जब 3 साल बीत चुके हैं तो उसकी ताकत और भी डरावनी हो जाएगी। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो मुझे पता है। महारंग्यून पीक की 9 सीक्रेट टेक्निक्स में से 4 सीखी। वे हैं प्रोफाउंड विंड चॉप, पेयरलेस लूनर शैडो, क्लियर विंड चॉप और फ्लिकरिंग लाइट पासिंग शैडो। अर्जुन देव ने जल्दी से कहा, बड़ी बहन रुयू, मुझे समझाओ, मेरे मेरिडियन अभी ठीक हुए हैं, इसलिए एसेंस का इस्तेमाल न करना ही बेहतर है। ललिता ने अपने फ्लर्टी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे अपनी लिमिट पता है, पहले ध्यान से देखो, ये पेयरलेस लूनर शैडो है। का ललिता ने तुरंत अपनी कृपाण निकाली और एक ठंडी कृपाण की रोशनी छोड़ी। कृपाण की नोक पर 2 अर्धचंद्र आकार की लाल कृपाण क्यों छुई दिखाई दी। ललिता के ऐसा करने पर 2 अर्धचंद्र आपस में मिल गए और उसके पीछे पूरा चंद्र बन गया। मुकाबला मैदान अचानक एकदम काला हो गया। लाल रंग का पूरा चंद्र धीरे धीरे ऊपर आया और उसने अंधेरी जगह को लाल रंग की रोशनी से रोशन कर दिया। ललिता का शरीर पूरे चंद्र के साथ उड़ गया। लाल रोशनी की रोशनी में ललिता का शरीर लाल हो गया था। वो बहुत आकर्षक और सुंदर लग रही थी। कृपाण की नोक अर्जुन देव की ओर थी। ऐसा लग रहा था कि इस जगह की आभा उसी जगह पर इकट्ठा हो गई है। अर्जुन देव ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उन्हें अपने दिल में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उनके शरीर में क्यू और खून बेकाबू होकर बेचैन हो गए। उन्हें एक अजीब सी जलन महसूस हुई। क्या जबरदस्त मार्शल टेक्निक है, ये सच में मेरा दिल तोड़ सकती है। अर्जुन देव मन ही मन चौंक गए। उन्होंने जल्दी से खुद को शांत किया और अपने डेंटियन को संभाला। तभी वो अजीब सा एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। धिक्कार है। ललिता ने अपनी कृपाण म्यान में रखी और वो रहस्यमयी चीज गायब हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरा। जब वो जमीन पर गिरी तो वो लड़खड़ाई और लगभग गिर ही गई। अर्जुन देव चौंक गए और जल्दी से ललिता को सहारा देने के लिए उनके पास गए। जब उन्होंने देखा कि ललिता का चेहरा फिर से पीला पड़ गया है तो उन्होंने कहा, अपनी जान जोखिम में मत डालो बड़ी बहन रुयू, बस मुझे समझा दो, दिखाने की जरूरत नहीं है। ललिता के पीले चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। वो अर्जुन देव की पकड़ से उठने की कोशिश कर रही थी। लगता है मैं खुद पर जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूं। पेयरलेस लूनर शैडो एक रहस्यमयी चीज है जो किसी की अपनी किलिंग क्यू से बनाई जाती है। ये मार्शल टेक्निक डिवाइन साइबर कैंप के ब्लड शैडो से ली गई है। किसी व्यक्ति की किलिंग क्यू जितनी मजबूत होगी, इस मार्शल टेक्निक की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। जब आप इस चाल का सामना करेंगे तो आपका दिल अस्त व्यस्त नहीं हो सकता। नहीं तो जब किलिंग क्यू आपके शरीर में जाएगी तो आपको अपनी तलवार निकालने का मौका भी नहीं मिलेगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। मुझे पहले भी ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन मेरा स्वभाव हमेशा से ही दृढ़ रहा है। मेरा दिल इतनी आसानी से बेचैन नहीं होगा। अर्जुन देव को लापरवाह देखकर ललिता के पीले चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। उसने कहा, तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। उस समय इस चाल को पूरी तरह से करने की प्रैक्टिस के लिए मुरोंग चोंग ने खुद डेविल सवाना में 50 ग्रुप को मारा। अगर उसके हाथों 10,000 नहीं तो कम से कम 8,000 डाकू तो मारे ही गए थे। उसका क्यू को मारना बहुत डरावना है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो थोड़ा चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुरोंग चोंग इतने बेरहम होंगे। एक मार्शल टेक्निक के लिए उन्होंने खुद को हजारों लोगों के खून से रंग लिया। हालांकि अर्जुन देव को याद आया कि जब उन्होंने मुरोंग चोंग को देखा था तो उन्हें क्यू के मारने का कोई संकेत नहीं मिला था। अगर ललिता की बात सच थी तो इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि मुरोंग चोंग पहले ही उस लेवल पर पहुंच गया था जहां वो अपनी मर्जी से अपनी किलिंग क्यू को निकाल सकता था। इतनी किलिंग क्यू को छिपाने के लिए ताकत के अलावा किसी के स्वभाव पर भी और ज्यादा सख्त जरूरत थी। मुरोंग चोंग कैसा इंसान था? उसमें खेती करने का जबरदस्त टैलेंट था। वो ठंडे दिमाग का इंसान था और फैसला लेने वाला इंसान था। ऐसे इंसान में कमी ढूंढना मुश्किल था। ललिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे क्यू के मामले में हरा नहीं पाते हो तो तुम इस चाल को यूज करके उस रहस्यमयी चीज को पहले ही खत्म कर सकते हो। तुम 2 अर्धचंद्र के मिलने से पहले ही खत्म कर सकते हो। अर्जुन देव ने सोचा, ये एक तरीका है, लेकिन ये मूव इतना तेज होना चाहिए कि मैं समय पर रिएक्ट ना कर पाऊं। धन्यवाद बड़ी बहन रुयुए, अर्जुन देव ने गंभीरता से कहा। ललिता हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बाकी मूव है फ्लिकरिंग लाइट पासिंग शैडो। मुझे ये मूव भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि ये एक क्लोनिंग मार्शल टेक्निक है जिसमें लाइट की स्टेट शामिल है। ये अनगिनत क्लोन को कंडेंस कर सकता है, जिससे लाइट और शैडो से भरे आसमान में असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुरोंग चोंग की मुख्य साधना हवा की अवस्था है। उसे इस चाल की प्रैक्टिस में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। आपको बस इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद ललिता ने मुरोंग चोंग की दूसरी खूबियों के बारे में अर्जुन देव को विस्तार से बताया। उसकी आंखों की चिंता एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई। याद रखना, मुश्किल समय में अपनी जान जोखिम में मत डालना। तुम्हारी जान हमेशा सबसे जरूरी होती है। मेरे लिए अगर मैं इस महारांग्युन पीक को बचा भी लूं तो भी अगर तुम नहीं हो तो बहुत अफसोस होगा। इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो बस हार मान लेना।
जैसे ही अर्जुन देव जाने वाले थे, ललिता ने उनसे गंभीर स्वर में बात की। जब अर्जुन देव मान गए तो ललिता ने संतुष्ट मुस्कान दी और मुकाबले के मैदान से चली गईं। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अर्जुन देव के बेडरूम में आ रही थी। तीखी नजर महसूस करते ही अर्जुन देव तुरंत नींद से जाग गए। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लड़ाई मंडरा रही थी, इसलिए उन्होंने साधना नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक अच्छी झपकी ली, अपने शरीर और मन को आराम दिया। नहाने के बाद अर्जुन देव को एनर्जी महसूस हुई। उनका पूरा शरीर अंदर और बाहर एकदम फिट था। ललिता और सुमेर वर्मा पहले से ही आंगन के बाहर इंतजार कर रहे थे। आसपास पूछने पर अर्जुन देव को पता चला कि पीक मास्टर कॉन्टेस्ट हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा, जिससे वे अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके बजाय ये हेवन असेंडिंग प्लेटफॉर्म पर होगा, जहां वे पहले एक बार जा चुके थे। ललिता ने आसमान की तरफ हाथ हिलाया। एक बहुत बड़ा हेवनली विंड ईगल हवा में चक्कर लगाता हुआ सबके सामने तेज हवा के झोंके से उतरा। जब वे तीनों हेवनली विंड ईगल पर कूदे तो हेवनली विंड ईगल पर सवार व्यक्ति चिल्लाया। हेवनली विंड ईगल तुरंत एक तेज हवा के साथ आसमान में उड़ गया। आमतौर पर बड़े इवेंट्स के अलावा लिंग्युन माउंटेन रेंज के हेवन असेंडिंग प्लेटफॉर्म पर एक भी आदमी नहीं होता, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। वहां बहुत रौनक थी। प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा मुकाबला मैदान था। उसके चारों ओर दर्शकों के बैठने की सीटें थीं। बीच में एक बहुत बड़ा मैदान था जो 2000 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा था। ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि अरीना इतना बड़ा क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर पीक मास्टर कॉन्टेस्ट में मार्शल किंग्स के बीच लड़ाई होती थी। इस लेवल की लड़ाई के लिए एक रेगुलर अरीना उनके लिए अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने के लिए काफी नहीं होगा। मुरोंगचोंग अरीना के एक कोने में आंखें बंद किए बिना किसी भाव के खड़ा था। देखने वाली सीटें लोगों से भरी हुई थीं। इसके अलावा बहुत से किसान इस तरफ तेजी से आ रहे थे। ये फिर से पीक मास्टर कॉन्टेस्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुरोंगचोंग महारांग्युन पीक पर हमला करेगा। बदकिस्मती से ललिता घायल है। महारांग्युन पीक इस बार टिक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन देव अब एक सुपर जीनियस है जो पुरानी पीढ़ी के एक्सपर्ट्स को हरा सकते हैं। टैलेंट के मामले में वे मुरोंगचोंग से कमजोर नहीं हैं। उनके जीतने के चांस 50-50 होने चाहिए। हाँ, तुम बहुत भोले हो। मुरोंगचोंग बहुत पहले ही एक टॉप सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट था। ऐसा नहीं है कि उसके हाथों पुरानी पीढ़ी के कोई एक्सपर्ट नहीं मारे गए। उन दोनों में एक जैसा टैलेंट हो सकता है, लेकिन साधना के मामले में अर्जुन देव कमजोर है। मुरोंगचोंग के खिलाफ उसके जीतने का ज्यादा चांस नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुरोंगचोंग की ताकत हमेशा से बहुत स्टेबल रही है। इसके अलावा उसने महारांग्युन पीक की सभी सीक्रेट टेक्निक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। वो जो कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल टेक्निक प्रैक्टिस करता है, वे सब उसकी जनरेशन के पीक पर है। इसके अलावा उसका कैरेक्टर एकदम परफेक्ट है। ये सोचना मुश्किल है कि वो अर्जुन देव से हार जाएगा। लेकिन अर्जुन देव अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? मैंने सुना है कि महेंद्र रावल कल रात गिर गया और तब से मैदान से बाहर नहीं निकला है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही भीड़ ने दोनों के बारे में जोर शोर से चर्चा शुरू कर दी थी। हालांकि नतीजे ज्यादातर मुरोंगचोंग के पक्ष में थे, लेकिन उन्हें अर्जुन देव की ताकत पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि मुरोंगचोंग आसानी से नहीं जीतेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होता, लेकिन इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि अर्जुन देव की ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। ये असली थी और बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई थी। मुरोंगचोंग जो अरीना में था, उसे अपने आसपास हो रही बातों की कोई परवाह नहीं थी। हुची, मुरोंगचोंग की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी। वो मारने वाली क्यू जिसे वो दबा रहा था, उसकी नजर का पीछा करते हुए अर्जुन देव की ओर बढ़ी। जानलेवा आभा लगभग महसूस होने वाली थी। हवा में पानी की तरह लहरा रही थी और अर्जुन देव के चारों ओर 1 मीटर के दायरे को दबा रही थी और घेर रही थी। मुरोंगचोंग द्वारा मारे गए लोगों का गुस्सा था। असल में वे अपनी किलिंग क्यू को अपनी मर्जी से निकाल और छोड़ सकते हैं। नहीं, ये उससे भी ज्यादा गहरा है। वे मेरी किलिंग क्यू को चारों ओर घेर सकते हैं और उसे फैला नहीं सकते। ऐसा तरीका किलिंग क्यू को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही एक हाई लेवल टेक्निक है। अर्जुन देव को थोड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन उनका चेहरा शांत रहा। उनके इमोशंस में कोई उतार चढ़ाव नहीं था।